नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सार्न इंडिया। आज की चर्चा एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मेरे साथ बलराम सर हैं। आज सर से फिर बात करेंगे। जैसे कि हम लोग कल जाने थे कि अंग्रेज लोग भारत क्यों आए थे और कैसे आए थे, ये इस पे चर्चा हुआ था कल। आज की चर्चा में यह होगा, जब अंग्रेज लोग भारतीय क्षेत्र पे कब्जा कर रहे थे तो भारत कैसा था और किस तरह दिख रहा था, और ये लोग कब्जा किए, जब अंग्रेज लोग कब्जा किए तो मतलब किस तरह का माहौल था, यही सवाल रहेगा सर से। तो आइए सर से हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को और सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले एक निवेदन भी है आप लोगों से कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सब किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी अभी हमारा शुरुआती दौर है तो कहने का मन कर रहा है तो मैं कह दे रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। हालांकि मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल का क्वेश्चन ये था कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे। हाँ, बेसिकली भारत में क्यों आए थे और वहाँ क्या चल रहा था, मसला क्या था। पूरे 15-17 मिनट हम इसी बात को, एक ही चीज़ को समझे कि आखिर क्यों आए थे और हाँ, इस चीज़ को समझा। और आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग ये चीज़ समझने वाले हैं कि ये जो लोग जो आए थे भारत में, तो उस समय भारत में क्या हो रहा था, हाँ, कैसी व्यवस्थाएं थी हमारे पास, ये लोग कैसे मतलब भारत को लूट रहे थे, उस समय की मतलब व्यवस्था क्या थी। हाँ, मतलब ऑब्वियसली कैसे दिख रहे थे मेरा भारत। तो ये चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग एकदम धैर्य के साथ पूरी वीडियोस देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। ठीक है, देखिए, जब भारतीय यहाँ पर काम कर रहे थे, देखिए जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उस समय था 1613 ईस्वी, जब वो व्यापार स्थिति शुरू करते हैं। आए 1600 में, लेकिन व्यापार उसका कब स्थापित हो चुका था, अंग्रेजों का खास करके 1613 में उसे व्यापारिक अधिकार मिल चुका था। तो 1613 से वो देख रहे थे, भारतीय स्थिति को समझ रहे थे। उस समय हालांकि मौजूदा सरकार जी थी वो बाकी बहुत मजबूत थी, तो मजबूती के कारण वो तो टकरा नहीं पा रहे थे। एक बार कोशिश किया था टकराने का, लेकिन औरंगजेब के आते आते एक बार कोशिश हुआ तो औरंगजेब ने उसे घुटना पे ला दिया और उस समय उसे जो है सो माफ़ी मांगना पड़ा औरंगजेब से, और उस तरीके से वो टक्कर नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब ये देखा गया कि भारतीय शासन व्यवस्था कमज़ोर हो रही है तो उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जो लोभ है वो बढ़ने लगा, और उसी का परिणाम निकला कि भारतीय क्षेत्रों पर वो कब्जा करना शुरू कर चुके थे। तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो भारतीय एकता, जो अभी तक जो ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये श्रीलंका जैसे इलाके हैं, ये अब धीरे धीरे सत्ता से बाहर निकलने लगती है, मतलब कब्जे से बाहर होना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि औरंगजेब के शासक वाले जो गद्दी है, इस पर लोग बैठने के लिए झगड़े करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। और जैसे ही यह मोर्चा खुलता है कि सत्ता यानी उत्तराधिकार की समस्या आती है, तो जैसे ही उत्तराधिकार की समस्या आएगी तो एक चीज़ पक्की हो जाती है कि वहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था है, जो सेना है, जो वित्तीय राजस्व का वसूलकार है, वो सारे लोग जो है अब स्थिति को तो समझ रहे हैं, सरकार की क्या पोजीशन है, राजा की क्या पोजीशन है, कितनी वैल्यूशन रह गई है, इनके पास कितना नॉलेज है, क्या है नहीं है, उसको वो समझ रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि बार बार सत्ता बदल रहा है, तो उनको भी उस तरीके से जितना कार्रवाई होना चाहिए सेनाओं पर, जितनी उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, उतना कंट्रोल होता नहीं है। वो फ्रीडम में आ जाता है, और जैसे ही वो फ्रीडम में आएगा तो सरकार से बाहर हो जाए। और इसी तरीके से 1750 आते आते जो ये मुग़ल शासन है, जो इतना बड़ा भारत था, वो कट कट के अपने अपने अलग राज्यों में सामने आने लगते हैं। समझे? अब समझते हैं हम कि जैसे ही मुग़ल साम्राज्य खत्म होता है तो 1750 आते आते, बेसिकली मोटा मोटी 1750 तक जो है भारतीय स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें दूसरे दूसरे क्षेत्रों पर अनेकों राजाएं हो गए हैं। अब वो अपनी शासन व्यवस्था खुद चलाते हैं, किसी के अधीनता में नहीं है। इसके बाद वो दूसरे दूसरे राज्यों से लड़ाई भी कर रहे हैं, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं। मतलब समझिए कि दो चीज़ें हैं। आज आप जी रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि मैं एक देश में रहता हूँ, पर उस समय लोग जीते थे तो ये नहीं कहते थे कि मैं देश में रहता हूँ, वो कहते थे कि मैं बिहार के मगध वाला हूँ, मैं बिहार के दरभंगा वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाला हूँ, अवध वाला हूँ, इसके बाद जैसे रुहेलखंड वाला हूँ। इस तरीके से डिवाइडेड में था
ये लोग एक दूसरे को एक नहीं मान रहे थे, ये लोग डिवाइडेड जी रहे थे। ये मतलब राजाओं के मतलब हाँ, अधीन थे ये वो सब, क्षत्रिय सत्ता में उलझे हुए थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। एक देशभक्ति वाली जो भावना होती है, ये पूरा देश मेरा है, इसमें बाहरी लोग नहीं आनी चाहिए, बाहरी लोग मेरे ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, ऐसा जो मोमेंट है वो उस वक्त तक नहीं बन पाया। और इसी के वजह से अब जो है अनेकों छोटे छोटे राज्य बनने लगेंगे। जैसे ही छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो समझिए कि आपको एक प्लेट में हम खिचड़ी दे दें, पूरा गर्म खिचड़ी है, तो आप कहाँ से खाइएगा? बीच से खाइएगा या साइड से? बेसिक से, साइड से खाएंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजों के लिए कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ जहाँ पर सत्ता कमज़ोर हो रही थी छोटी छोटी राजाओं की, वहाँ पर वो कब्जा करते चले गए और उसी की सत्ता पावर ले लेके दूसरे राज्यों पर कब्जा करते चले गए और वही उसी तरीके से आते आते वो पूरे कब्जा कर लिए। यानी जिस राज पे वो कब्जा करते थे उसका मतलब पावर मतलब अपने अंदर लेकर के उसको मतलब अपने सेना में शामिल हाँ करके बिल्कुल, और दूसरे राज पे अटैक कर करके अपने अंदर गुलामी कब्जा करते चले गए। यही काम अंग्रेज कर रहे थे। तो बात करें 1750 तक, तो 1750 तक बंगाल का इलाका एक पूरी तरह से अलग हो चुका था। बंगाल के इलाके जो है उस पर नवाबों का शासन हो गया था। अवध के ऊपर नवाबों का शासन था। लखनऊ का जो इलाका है वो अवध का ही इलाका है, तो वो उस पर नवाबों का शासन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, ये सारे इलाके पर अफगानों का शासन है। आगरा, मथुरा, भरतपुर, इस सब पर जाटों का शासन है। जाट एक समुदाय है, जाटो आज भी बहुत फेमस है, जो हरियाणा का इलाका है वहाँ पर, तो इस पर जाटों का इलाका है। आगरा, इसके बाद दिल्ली में, और ये जो दिल्ली आज जो हमारी राजधानी दिल्ली है, इसके इर्द गिर्द अब समझिए जो मुगल शासन जो इतना बड़ा साम्राज्य पर कब्जा कर रहा है, इतने बड़े साम्राज्य पर शासन व्यवस्था चला रहा है, वो अब एक तिनका सा निपट जा रहा है। वो अब दिल्ली के इर्द गिर्द ही है, मतलब वो सिर्फ दिल्ली में सीमित है, इसके बाद उसका प्रभुत्व दूसरे जगहों पर नहीं है। बंगाल में अलग हो गया है, बंगाल में सिराजुद्दौला सब आ चुके हैं, वो लोग अलग काम कर रहे हैं। इधर अवध में अलग काम कर रहे हैं। रुहेलखंड, फर्रुखाबाद में अफगान लोगों का शासन है। अब अफगानी हमला करके भारतीय क्षेत्र को जीत रहा है, मतलब सोचिए कि भारतीय एकता में कितनी कमी आ चुकी है। 1750 आते आते कोई एक सूत्र में बांध नहीं रहा है। अब देखिए ये जो राजस्थान का है, राजस्थान में कई स्वतंत्र राज्य बन चुके थे, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़, ये सारे इलाके जो थे, आमेर सब के इलाके, यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। इसके बाद सिंध में आमीरों की शासन हो चुका था। यही जो मुगलों में जो उच्चाधिकारी थे, जो उच्च अधिकारी लोग थे, राजस्व वाले, सेना वाले, ये वाले सैनिक गठन वाले, वो लोग जो है सो सिंध में शासन कर रहे थे, उच्च अधिकारी सब शासन कर रहे थे। 1790 तक पाकिस्तान का जो आज का हमारा पूरा का पूरा इलाका है, जो पाकिस्तान है, इस पर विदेशी आक्रमण बहुत होते थे। ईरान का हो जाता था, कभी कभी अफगान का हो जाता था, कभी दूसरे लोगों का हो जाता था। तो इन लोगों का आक्रमण बहुत होता था, तो वो अस्थिर इलाका था, मतलब वो कभी भी स्टेबल नहीं होता था। हमेशा उसमें लड़ाई झगड़े, वहाँ पे कोई सैनिक गतिविधि, हमेशा मारकाट चलती रहती थी। ये मतलब साइड का एरिया हाँ, जिस पे हमेशा अटैक हाँ, और ज़्यादातर जो है मुसलमानों का आक्रमण हुआ। तो ज़्यादा आज का जो पाकिस्तान है वो मुसलमान, वहाँ के पाकिस्तान जो बना वहाँ पर मुस्लिम इलाके हैं, ये मुसलमान धीरे धीरे कन्वर्टेड लोग हैं ना। तो कहने का मतलब ये जैसे आक्रमण करते थे पाकिस्तानी, अफगान वगैरह सब, ये सब जो आक्रमण कर रहे थे, मध्य एशिया के लोग आक्रमण कर रहे थे, वो नए नए इस्लाम ज्वाइन किए थे, वो लोग आक्रमण कर रहे थे, तो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए, इस्लाम बनता गया, भारत में भी उसका प्रभुत्व बढ़ता गया। 1790 में रंजीत सिंह फाइनली पंजाब में अपना एक एम्पायर खड़ा करता है, और वो पंजाब में ऐसा एम्पायर खड़ा करता है कि आज भी कहा जाता है कि एशिया में दूसरा सबसे बड़ा फौज रंजीत सिंह का था। और रंजीत सिंह 1790 से 1848 तक भारत को संभालता है, भारत को नहीं, पंजाब को संभालता है, पंजाब और पाकिस्तान के इलाकों को संभालता है, और वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखता है। उसके व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसमें हिंदू को भी वो अपने सैनिक व्यवस्था में, वित्तीय व्यवस्था में, राजकीय व्यवस्था में रखे थे, मुसलमानों को भी रखे थे, इसके बाद सिख को भी रखे थे, सभी को रखे थे। और इस तरीके से वो एक जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट कहते हैं, उस तरीके से वो डिज़ाइन किए थे। और वही कारण है
कि 1790 से 1848 तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि पंजाब पर आक्रमण करें, क्योंकि वो भी डर रहे थे, इधर रंजीत सिंह भी डर रहे थे। हालांकि इस पर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, रंजीत सिंह की पूरा थ्योरी पर बात करेंगे। लेकिन ये समझिए कि उनकी बहुत मजबूत शक्तिशाली एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया था। लेकिन वही हुआ जो औरंगजेब के साथ हुआ। औरंगजेब 1707 में मरता है तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, हम बनेंगे राजा तो हम बनेंगे। उसी तरीके से जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो वही होता है, हम बनेंगे राजा तो हम बनेंगे। इसी तरीके के युद्ध होने लगते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा शक्ति जो यहाँ पर, जैसे आगरा, मथुरा, मेवाड़, मारवाड़, भरतपुर, आमेर, इसके बाद जो बंगाल है, हैदराबाद है, अवध है, इसको छोड़कर जो सबसे बड़ा शक्तिशाली था मुगल साम्राज्य के बाद, वो था मराठा। मराठों का जो साम्राज्य था वो मुगल के बाद द्वितीय सबसे शक्तिशाली जो कहते हैं राजकीय क्षेत्र था मराठों का। और मराठा का जो क्षेत्र है, आज का कर्नाटक का उत्तरी इलाका, महाराष्ट्र का पूरा का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, ज़्यादातर इलाका, और कुछ इलाके हरियाणा से सटे, वो इलाके जो हैं वो पूरा का पूरा मराठों से रिलेटेड है और वहाँ पर मराठों का शासन था। लेकिन देखिए हुआ ये कि मराठा जो है वो आक्रामक नीति के अनुसार काम कर रहा था। मतलब ये था कि उनके ऊपर बिलीव ज़्यादातर दूसरे जो राज्य थे, जैसे अवध, बंगाल, ये सारे, हैदराबाद, सारे जो इलाके हैं, कर्नाटक के मैसूर वाले जो इलाके हैं, तो इस सब के नवाबों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं था, क्योंकि ये आक्रामक नीति को पालन करता था। मतलब ये था कि हम इसे हमेशा जीतने के मूड में होते थे। अब भाई हमेशा लूटने के मूड में होइएगा तो वो भी मूड में होगा। तो इस तरीके से क्या होता था कि प्रतिस्पर्धा बना रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़े, विषमता, एकता की कमी, आपसी मतभेद, विचारों से अनभिज्ञता, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो अब आपके सामने क्या इमेज बन रहा है भारत की? अब आपके सामने इमेज बन रहा है कि 1707 में मुगल साम्राज्य के एक आदमी ख़त्म हो जाता है, मतलब औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब, ये जो मुगल साम्राज्य जो इतने बड़े भारत पर शासन कर रहा था, वो अब दिल्ली में ही सिमट गया है। सिर्फ उनका शासन दिल्ली में रह गया है। दूसरी तरफ दो राज उभर कर आए हैं। एक तो वो जो मुगलों के उत्तराधिकार के रूप में हैं, यानी मुगलों से कट कर बने हैं, और दूसरा वो जो मुगलों के विरोध में हैं, जैसे मराठा और जाट और बाकी इलाके जो थे वो मुगलों से कट कर बने थे। तो इस तरीके से दो इलाके आ गए। 1750 आते आते हम देखते हैं कि भारत कई हिस्सों में कट चुका है, कई हिस्सों में खंड खंड हो चुका है, कई राज्य बन चुके हैं, कई स्वतंत्र राज्य बन चुके हैं, कई जगह अपना प्रभुत्व बन चुका है। तो इस तरीके से अब एकता की कमी हो रही है, सैनिक व्यवस्था की कमी हो रही है, राजनीतिक एकता की कमी हो रही है, और फाइनली जाकर उसी मौके के इंतज़ार में रहते हैं। हम कल की वीडियो में बताए थे कि वो मौका की खोज में रहते थे अंग्रेज, फ्रांसीसी, और जब यह सामने में उसे दिखने लगा भारतीय स्थिति, तो इन दोनों में लड़ाई होने लगी, अंग्रेजी में और फ्रांसीसी में। फ्रांस कहते थे हमको शासन करना है, यहाँ पर हमको कब्जा करना है, अंग्रेज कहते थे हमको कब्जा करना है। तो इसी को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। उसको हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। हालांकि हमारे पास टॉपिक बहुत ज़्यादा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि भारतीय राजनीतिक स्थिति क्या है, कब तक? 1750 तक। और कल के वीडियोज में हम संभवतः बातचीत करेंगे कि ब्रिटिश अभियान क्या है। कल के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे राजनीतिक दशा के ऊपर, थोड़ी सी और डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या क्या कमियां थी भारतीय राज्यों में, और फिर बात करेंगे ब्रिटिश अभियान की। ब्रिटिश ने किस तरीके से बंगाल जीता, किस तरीके से कर्नाटक जीता, किस तरीके से अवध को जीता, किस तरीके से दिल्ली को जीता, किस तरीके से सिंध को जीता, किस तरीके से पंजाब को जीता, और किस तरीके से पूरे भारत पर कब्जा किया। पूरा डिटेल्ड में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का यह जो एपिसोड है इसको यहीं पर पूर्ण विराम किया जाए। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपने सर एक्सप्लेन किया इतना अच्छा, तो हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ठीक? जी जी बिल्कुल। जी सर। तो आप लोग देखते रहिए सार्न इंडिया। मेरे साथ हैं बलराम सर, और आप लोगों ने बलराम सर से जो भी सवाल का जवाब पाए हैं उस सवाल को सुन करके अपनी बलराम सर जो भी जवाब दिए हैं इस पे अगर आप लोगों की कोई राय हो तो आप लोग अपने कमेंट में दे सकते हैं जवाब। तो आप लोग देखते रहिए सार्न इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।